नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। पिछले मैंने तीन वीडियोस अपलोड किए, सब पाठ्यक्रम 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 पे पाठ्यक्रम था। तो हमने सोचा कि अब जो है बहुत हो गया पाठ्यक्रम। हालांकि मेरा एक विषय बाकी है, मुझे पता है। भूगोल के बारे में भी हमने बोला था कि हम ज्योग्राफी की भी मतलब की चर्चा करा करेंगे। तो साथियों देखिए, ज्योग्राफी की मैं चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी मेरे पास उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर, मतलब कि उसके जो वीडियोस है, नोट्स वगैरह, हम नोट्स नहीं रेडी कर पाए। मेरी टीम और हम नोट्स मिलकर रेडी कर रहे हैं। जैसे ही मेरे नोट्स रेडी होगा हम आपको तुरंत उसके भी वीडियो जो है प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। मतलब हम लोग बनाएंगे और फिर आपको वीडियोस वो करेंगे। अब मैं बहुत जल्दी लाइव भी क्लासेस लूँगा। हालांकि अभी मेरी टीम, मतलब कि आप लोग शेयर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्लास 12 का कोई बच्चा ना बचना चाहिए कि जो मतलब कि जिनके पास पढ़ने का साधन ना हो। समझ लीजिए कि हम एक जरिए के तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आए। यदि ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो साथियों देखिए, हमने अभी इससे पहले एक वीडियो डाला था इकोनॉमिक्स का, हमने उसकी चर्चा की थी। परिचय का मतलब कि पहले पार्ट का, और उसमें मैंने खाली एक टॉपिक पे बात की थी, वो थी सामान्य अर्थव्यवस्था। हालांकि मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मतलब मुझे स्वयं पे इतना भरोसा है कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं। कक्षा 12 में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जिस तरह से मुझे समझाने में उचित लगा, मैं उस तरह से आपको बताने की कोशिश किया था। और अगर उसमें कुछ पॉइंट छूटे भी होंगे तो मैं उसके अगले पार्ट में आपको अवश्य बताऊंगा। हालांकि छूटा है, मुझे पता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि छोटे वीडियो में। उस समय उस दिन मैंने घड़ी लगाई थी, मतलब मैंने घड़ी रखी थी, इसलिए मैं घड़ी में ध्यान दे के पढ़ा रहा था। हालांकि आज मैं घड़ी नहीं रखा हूँ, मुझे नहीं मालूम कितना लंबा वीडियो बन जाएगा। बट मैं कोशिश करूंगा कि आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसका कोई भी भाग छूटे ना, मतलब उसका कोई भी पॉइंट ना छूटे और आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है, हम लोग चर्चा किस विषय पे करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आज की जो चर्चा है, हम आपको बता दें, आज हम लोग हिंदी की चर्चा करेंगे। हिंदी, बच्चों लोग कहेंगे कि अरे आप हिंदी पढ़ाते हो, हिंदी अच्छा नहीं है, ये है, आप बड़े बड़े विषय पढ़ाओ। हम बड़े बड़े विषय भी पढ़ाएंगे, हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, हो सके तो मैथ को भी हम लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैथ मेरी कमज़ोर है, बट उतनी भी कमज़ोर नहीं है जिस तरह से लगता है। मैं डर से डरेंगे तो कुछ बड़ा कैसे करेंगे। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि आज जैसा कि आज हम लोग को बात करना है हिंदी पे, हम लोग की आज की जो चर्चा है वो हिंदी की रहेगी। देखिए साथियों, आपको एक चीज़ हम बता दें कि पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो हमारा हिंदी में, मतलब कि हम किस क्लास की हिंदी की बात करेंगे, तो हम लोग जो है कक्षा 12 की हिंदी की चर्चा करेंगे। मैं ये जो चीज़ें बताऊँगा ये आपको, हिंदी में क्या होता है कि दो हिंदी आती है, एक हिंदी आती है, एक सामान्य हिंदी आती है। लेकिन आपको बता दें, मैं आज जिस विषय पे बात करूँगा वो हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों का रहेगा। मैं कोई भी पॉइंट, मतलब कि वो दोनों से संबंधित रहेगा। प्रश्न सामान्य हिंदी में भी वही पूछे जाएंगे और हिंदी में भी पूछे जाएंगे। तो मैं आज ये नहीं कहूँगा कि आज मैं आर्ट्स साइंस वालों के लिए हूँ, कॉमर्स वालों के लिए हूँ, साइंस, किसी मैं सबके लिए हूँ आज। तो जैसा कि हमने हिंदी के पाठ्यक्रम में आपको बताया था, यदि आपने पाठ्यक्रम नहीं देखा है तो आपको पहला काम यही करना है कि आप पाठ्यक्रम जरूर समझ लें कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। जब तक हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी, हालांकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, हर वीडियो में मैं एक ही बात कहता हूँ पाठ्यक्रम के विषय सूची में, कि किसी भी विषय को पढ़ने और समझने के लिए पहले हमें उसका विषय सूची, उसका ढांचा पता होना चाहिए, आखिर हमको किन चीज़ों पर चर्चा करनी है। अगर हमें पता रहेगा तो हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे, करेंगे। और यही चीज़ हम लोग आज मैंने मतलब कि हिंदी के विषय में आपको बताया था कि हमारा जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आपको हिंदी का पाठ्यक्रम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स वगैरह, 12th के बोर्ड एग्जाम में मेरा 100% मानना है कि हिंदी से जो है हम लोग कुछ नहीं तो 90+ नंबर अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये तो हमारी आप क्लासेस देखिए, पूरे क्लासेस में आपको मैं डिस्कस करके एकदम फुल समझा दूंगा।
कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो हिंदी में जो हमने पाठ्यक्रम में पहला बताया था ना कि हिंदी गद्य का विकास, और दूसरा था हमारा हिंदी काव्य का विकास, तीसरे में हमें जो है गद्यांश के आधार पर आधारित 5 प्रश्न आने वाले थे। ये सब की चर्चा मैंने की है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा करते हुए समय को ना बर्बाद करते हुए अपने की पॉइंट्स पे आता हूँ समझाने के लिए। तो आपको एक चीज़ आप और नोट कर लीजिएगा कि हिंदी गद्य का विकास, मतलब कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी गद्य का विकास। देखिए साथियों, इससे जो है हमने बताया था आपको 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। हिंदी गद्य के विकास से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे बड़ी चीज, किताब मतलब पेपर खोलेंगे, पहला प्रश्न इन्हीं से मुलाकात होगी हमारी। तब इनसे मुलाकात होगी तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आपने सुना होगा, अगर आप इनको अच्छे से समझ गए, मतलब 5 क्वेश्चन हल कर ले गए अच्छे से, खंड काव्य का जो विकास है, काव्य पद मतलब कि पद्य का जो विकास है, उसके अगर आपने 5 क्वेश्चन हल कर दिए तो एग्जामिनर आपसे काफ़ी प्रभावित होकर खुश हो जाएगा। आँख बंद करके फिर उसकी आंखें जो है बंद होने लगेंगी, नंबर जो अच्छे अच्छे आपके बनते रहेंगे। तो देखिए, हम लोग हिंदी गद्य के विकास की बात करते, तो हिंदी गद्य के विकास के कहने का मतलब मेरा ये है कि खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। पहली चीज तो हमको ये समझना होगा कि आखिर गद्य है क्या। गद्य किसे कहते हैं? गद्य गद्दी को नहीं कहते हैं, गद्य किसी कुर्सी को नहीं कहा जाता है। और न गद्य जो है, मतलब कि गद्य का मतलब क्या है, हिंदी से ये कनेक्शन क्या है, इसे हमें समझना चाहिए। तो आपको बता दें कि हमारी और आपकी जो आम बोलचाल की भाषा होगी, खड़ी बोली गद्य का विकास, इसमें हिंदी गद्य के विकास में हमको यही पढ़ना है, खड़ी बोली गद्य का विकास। तो आपको मैं एक चीज बता दें, खड़ी बोली गद्य के विकास के कहने का तात्पर्य ये है कि खड़ी बोली आखिर होती क्या है। गद्य तो पता चल गया कि गद्य भी क्या होता है, आप खड़ी बोली समझ लीजिए, गद्य आप पूरी समझ में आया कि आखिर गद्य क्या होता है। तो देखिए साथियों, खड़ी बोली गद्य का विकास में जो खड़ी बोली है, हमारी और आपकी जो बोलचाल हो रही है, मतलब कि इस हिंदी की सरल भाषा जो हर जगह हम लोग मतलब कि जो सीधी तरह से बोली जाती है, सीधी तरह कहने मतलब जो भी हमारी और आपकी जो संपर्क हो रही है, हम हिंदी की इस विषय को जो आपके सामने जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस पर, तो साथियों इसी को जो है खड़ी बोली गद्य का विकास कहते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप जो न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, वो सब हिंदी के खड़ी बोली गद्य में है, सब गद्य में, वही चीज़ पद्य में नहीं है। हाँ, बीच बीच में काफी डायलॉग आ जाता है। और अगर हम बात करें गाने की, फिल्मों के जो गाने हैं वो गद्य में आके पद्य में आते हैं, वो काव्य है। कैसे आते, जब हम लोग काव्य की बात करेंगे तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो खड़ी बोली गद्य में उदाहरण के लिए भी आपको ना समझ में तो मैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। खड़ी बोली मेन गद्य की भाषा हिंदी की सरल भाषा, इसमें भोजपुरिया भी आती है, तमिल भी आता है, तेलुगु भी, लेकिन ये सब क्या है कि लिखे जाती है। खड़ी बोली गद्य की भाषा को हम लोग निबंध में लिखते हैं, कहानियों में लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पेपर्स अखबारों में जो भाषा मतलब हिंदी की लिखी जाती है वो खड़ी बोली गद्य की भाषा है। इसी के विकास को देखना है कि आखिर इसका विकास कहाँ से शुरू हुआ। किसी भी चीज को पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले उसका हमको इतिहास जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, पेपर में इतिहास पूछता भी है। आपको इन 5 नंबर को मैं बाय हाथ से हल करा दूंगा, मतलब कि इसको जो अभी ऐसे पूरे हिंदी गद्य के विकास को मैं 5 युगों में रखा हूँ, 5 युगों में रख के आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने, आप समझते रहिए। हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, बीच बीच में हमें जैसा उचित होगा हम आपको बोलते रहेंगे। तो जैसे कि आज हम लोगों को पढ़ना है खड़ी बोली गद्य का विकास, तो साथियों आप एक की पॉइंट तो नोट कर लीजिए कि जो खड़ी बोली गद्य का विकास मेरे कहने का मतलब है, इसमें जो है हमें इतिहास पढ़ना है। और आपको बता दें कि समय समय पर जो है मतलब कि कई कालों में हमारे गद्य का बहुत विकास हुआ। कैसे कैसे विकास हुआ, कहाँ क्या हुआ, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे।
तो देखिए इसको जो है ना, हिंदी गद्य को 5 युगों में बांटा गया। हालांकि उसमें 4 युग है, लेकिन उसे 5 युग में मैं मानता हूँ। और हिंदी के जो इतिहासकार हैं उनका भी कहना 5 युग होता है। कैसे होता है, आप पहले ऊपर हेडिंग डाल लीजिए हिंदी गद्य। हमारे कोई दोस्त कहते हैं कि भैया तुम्हारी फॉन्ट स्टाइल बहुत अच्छी है, मतलब कि तुम ऐसे कॉपी में लिखते हो तो इतना सुंदर रहता है, और इसमें तुम्हारा तो फॉन्ट स्टाइल ही बदल जाता है, मतलब तुम कॉपी में लिखते हो तो एकदम डिफरेंट लिखते हो, और ऐसे में तुम्हारा तो जो है तुम ऐसे कॉपी में क्यों नहीं लिखते हो? मतलब भैया हर जगह एक ही काम नहीं चलता ना। हिंदी गद्य इसे 5 युगों में बांटा गया है। इसको और आपको एक चीज़ और बताएंगे, अभी मैं पहले लिख लेता हूँ। पहला जो हमारा आता है इसमें पूर्व भारतीय युग आता है। देखिए साथियों, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो है ये हिंदी साहित्य, अगर आप आगे चल के सिविल सर्विस एग्जाम्स, एसएससी वगैरह कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल है उसमें इनसे कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात अवश्य ही होगी। पूर्व भारतेंदु युग, और नंबर 2 पर आता है भारतेंदु युग। अभी मैं आपको सब समझा रहा हूं। भारतेंदु युग नंबर 3 पे आता है इसमें द्विवेदी युग। साथियों आपको एक और चीज बता दें कि इसमें जो पेपर में प्रश्न आता है कैसे आता है, अभी इसकी भी हम चर्चा करेंगे। हम कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपको सब बता दें और आपको सारी चीजें समझ। मेरा बताना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये करता है कि आपको समझ में कितना आता है। द्विवेदी युग नंबर 3 पर नंबर 4 पे आता है हमारा शुक्ल युग, शुक्ला जी का युग, शुक्ल युग। और नंबर 5 पे आता है हमारा इसमें शुक्लोत्तर युग, शुक्ला जी के बाद का युग, शुक्लोत्तर। ये क्या है अभी हम आपको बताते हैं। साथियों पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसे जो है ना काल क्रम में युग है, तो इसका मतलब कि कब से कब तक चला, कितना इसका क्या कहानी था, सिस्टम इसे कैसे क्या बोलता था, इसे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज हम आपको बता दें, पूर्व भारतेंदु युग जो है इसे हम संवत में देखते हैं। संवत क्या होता है, आपने विक्रम संवत सुना होगा, विक्रम संवत 2078, विक्रम संवत, इस तरह से विक्रम युग मतलब कि बैताल और विक्रम जो थे उनके इतिहास में अगर कभी हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि युग विक्रम संवत होता क्या है। विक्रम संवत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हिंदी के मतलब युग में भी, और इसे जो है हिंदी की पत्रिकाओं में विक्रम संवत के अनुसार पढ़ा जाता है। और अभी आपको बता दें कि हमारा जो विक्रम संवत 2078 चल रहा है, और हमारा 9 वर्ष जो है मतलब हिंदुओं का जो 9 वर्ष होता है, हिंदू मुस्लिम मतलब कोई हम डिफरेंट नहीं बता, जैसे एग्जाम्पल्स बता रहे कि सारे रीजनल होते हैं, उनमें जो हिंदुओं का जो 9 वर्ष होता है वो मार्च में आता है, मार्च या अप्रैल में आता है, मतलब ऐसे ही आता है। कब आता है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो पूर्व भारतेंदु युग को अगर मोटे मोटे क्रम में मतलब कि इतिहासकारों ने, अब हम इतिहासकारों में बताते हैं आपको, इस युग के एक इतिहासकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो है इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, अब ये तो जब यहाँ तक है तो इन्होंने इन 3 सिस्टम को मैनेज किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि इसे जो है मतलब पूर्व भारतेंदु युग को एक संवत में रखा है। संवत जो है सन से 57 साल आगे होता है। संवत जो है वो सन से 57 साल आगे होता है। अब आपको अगर संवत से अगर सन निकालना है तो आप जो संवत चल रहा है उसमें 57 साल घटा के पीछे आ जाइए, आपका संवत निकल जाएगा।
हमने भी बताया ना कि हम लोग ये विक्रम संवत 2078 चला, 2078 से 57 घटा दीजिए, किस पे आ जाएगी। तो इसे जो है मोटे इतिहासकारों ने मोटे मोटे क्रम में माना है कि ये जो है संवत 1000 से 1900 संवत 1000 से 1900 तक। अब आप कहोगे यार ये सारा लोचा वोचा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ शुद्ध भाषा में बताओ। तो भाई आपको इसे जो है पूर्व भारतेंदु युग है, मतलब पूर्व भारतेंदु युग का मतलब कि भारतेंदु युग से पहले का युग। आपको बता दें खड़ी बोली गद्य की विकास जो है वो भारतेंदु युग में हुआ था। भारतेंदु युग अभी क्या है मैं आगे बता। पूर्व भारतेंदु युग का मतलब है भारतेंदु युग से पहले का युग। हर चीज को देखिए आपके यहाँ क्या है कि क्रम में बांटा गया है, जैसे वैदिक काल, मुगल काल, जो मतलब कि जिसका जैसे काल चलता रहा। अब मुगलों का क्या था, मुगल जब मुगल आए थे तो मुगल ने मतलब कई सौ वर्ष मतलब 200 150 कुछ वर्षों तक उन्होंने मतलब शासन किया। तो उसमें क्या उसे मुगल काल के बाद इस समय अपने देश में कोरोना चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी हो रही है पिछले 2 साल से, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें क्या है कि इस समय हम लोग कोरोना को जो है कोरोना काल के नाम से, अरे भाई ये कोरोना काल चल रहा है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं यार ये कोरोना काल है। तो किसी भी चीज़ को अगर मतलब कि वर्षों से चलता जाए कई वर्षों तक, उसे हम लोग कालक्रम में देखा जाता है, कालक्रम में बांट देते। कालक्रम में कैसे बांटते इसे भी हम लोग इसी में समझेंगे। तो मैं युग का कहने का मतलब है कि युग को जो है ऐसे कालक्रम में बांटा गया है। तो पूर्व भारतेंदु युग मतलब भारतेंदु युग से पहले का युग। उस समय भारतेंदु युग से पहले का युग में आपको बता दें, मैं हम एक चीज बताने की कोशिश करेंगे कि आप समझिएगा कि भारतेंदु युग से पहले का जो युग होता था ना हम लोग का, उसमें क्या था कि काव्य बोला जाता था। काव्य था, आपने रामचरितमानस देखी, वो 1300 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। महाभारत ये सब जो है अवधी भाषा का है, इसमें दोहाएं मिलती है। संस्कृत जो है इससे पहले हम लोगों की बहुत विशेष भाषा थी, वो चला करती थी। उर्दू में भी जो चीज़ें लिखी गई है, आधी चीज़ें जो है मतलब मैंने पढ़ी थी 2-3 उर्दू की बुक्स वगैरह में मैंने देखा था, उसमें भी हमको जो है ना काव्य ही मिलता है। काव्य का मतलब कि वह मतलब काव्य क्या होती है जिसमें अपनी बातों को कविताओं में व्यक्त कर दिया जाए। जय कहने का मतलब, अब अगर हम आपको एक तो दोहा बताए उसकी रामचरितमानस की, सुन ही सत्य असी से हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। मतलब सुनिए सत्य हमारी जो आशीष है, हमारी विनती है उसे आप सुनिए। पूजे ही मन कामना हम तुम्हारी, कविता प्रभु से करे तुम्हारी, मतलब मेरी कामना आपकी कामना है। इसलिए इसे काव्यों में बांटा। काव्य में जब हम आएंगे तो काव्य में आपको बताएंगे हर एक चीजों की आपको खुल के उस पर चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे संवत में था, अब हम लोग सन पे आ जाते हैं। अभी अगर हम संवत पे चलेंगे तो इसमें हमारा मतलब नहीं, आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, आपको हम समझाने के लिए अब हम सन पे आते हैं। लिखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप संवत में हमने बता दिया तो आपको संवत में लिखना है, ऐसा नहीं है। मास्टर इतने बड़े वो नहीं है, मास्टर को भी पता है सन और संवत का क्या कनेक्शन रहेगा। आप अगले मतलब कि अब इसमें पूछ लेगा ना तो अगले वाले को आप लिख सकते। अब भारतेंदु युग संवत में हमने कहा कि सन से 57 साल पीछे रहता है। हमें जो इनसे पीछे जाने पर हमको पता चलता है 1850, मतलब कि भारतेंदु युग का जो जन्म था वो सन 1850 में हुआ था। 1857 में एक नई क्रांति हुई थी, कभी हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से, परेशान हो गया। मतलब भारतेंदु युग का जो जन्म है उसे 1850 में हुआ था, और भारतेंदु युग में 1850 से हमारा 1900 ईस्वी तक चला था। ये हम लोग सन की चर्चा कर रहे हैं, न कि संवत। सन 1850 से सन 1900 ईस्वी तक था। हमारा द्विवेदी युग जो था वो 1900 से 1920 तक चला था। सब ये सन में है साथियों, आप ध्यान रखिएगा।
जगह छोटी पड़ रही है इसलिए हम लिख नहीं पा रहे सही से। और शुक्ल युग हमारा जो आता है ये जो है साथियों देखिए ये जो है 1900 से 1920 से 1938 तक चला था। ये भी सन में था, सब सन में है, नीचे के अंदर शुक्लोत्तर युग जो है वो 1938 से आज तक मतलब वर्तमान या अब तक कह सकते हैं। अब तक का कहने का मतलब ये नहीं कि 7 बजे इसकी छुट्टी हो जाएगी। अब तक का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई मतलब कि आया ही नहीं, कोई कहानी वगैरह अपनी नहीं लिखी कि जिससे कि उसको हम लोग शुक्लोत्तर युग में कोई किताबें ही नहीं छपी ऐसी कि उसको हम लोग शुक्लोत्तर युग के बाद के युग में कोई एक नया युग बना है। अगली चीज आप नोट कर लीजिए कि देखिए दिव्य भारतेंदु युग। आपने हिंदी की कविताओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सुने थे। ये सबसे बड़ी चीज बता दें, जब हम इनके बारे में आपको इनकी परिचय के से परिचित कराएंगे, इनसे परिचित कराएंगे, हर चीज आपको नोट कराएंगे, कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा। इन भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम पर हमारा भारतेंदु युग बना। और इतिहासकार में मतलब कि इतिहास में देखा जाए हिंदी गद्य के तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के इतिहास में खड़ी बोली गद्य का विकास प्रारंभ हुआ। मतलब कि इन्हीं के युग में इन्होंने ही जो है खड़ी बोली गद्य की दर्शन होते हैं अच्छे से। अभी हालांकि पूर्व भारतेंदु युग में भी होगा, कैसे होगा हम बताएंगे। अगला है द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपने सुना होगा, द्विवेदी जी बड़े स्टैंडर्ड आदमी थे। इनकी जो है गांधी जी के साथ बहुत अच्छी संपर्क थी। जब हम गांधी जी के विषय में कभी चर्चा करेंगे तो उनके साथ हम बताएंगे द्विवेदी जी का क्या कनेक्शन था, कैसे कैसे मतलब कि कुछ अवधारणाएं आपके सामने रखेंगे। इनकी जो द्विवेदी युग है ये 1900 से 1920 ईस्वी तक चली थी। और द्विवेदी जी के नाम पर ये युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये युग पड़ा था। अगला है शुक्ल युग। शुक्ल युग जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा था। इन्होंने भी बहुत स्टैंडर्ड हायर समझ लीजिए कि हिंदी गद्य पूरा इंग्लिश बना है। ये ना होता था हिंदी गद्य ना होता हमारे हिसाब से। तो शुक्ल युग का मतलब है कि सन 1920 से 1938 तक, ज्यादा नहीं चला ये, 20 से 38 तक चला। क्यों चला? जब हम कभी इतिहास पर आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको समझाएंगे कि मतलब कि उस समय के लोग क्या थे कि अधिक वर्षों तक ज़्यादा नहीं रह पाते थे, बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति रहा करते थे, जीवित रहते। अगला है शुक्लोत्तर युग, मतलब कि शुक्ल युग के बाद का युग शुक्लोत्तर युग। जैसे पूर्व भारतेंदु युग से पहले का युग पूर्व भारतेंदु युग, शुक्ला जी के बाद का युग शुक्लोत्तर युग। अगर हम यहाँ पे भारतेंदु जी रहते मतलब शुक्ला जी की जगह भारतेंदु जी पैदा हो जाते बाद में आके, तब इसको भारतेंदर युग कहते हैं। भारतेंदर युग, भारतेंदर युग का भी मतलब था कि भारतेंदु युग के बाद का युग। शुक्ल युग का मतलब शुक्लोत्तर युग के बाद। शुक्लोत्तर बाद में आज तक की जो है कोई इसके बाद से जो कुछ लेखक रहा थे, हम उनके बारे में आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले तो चीज़ हम बता दें, आज जो है हम लोग इनके बारे में थोड़ा समझेंगे, इनके बारे में, इनके हम ये जो है शुक्लोत्तर युग जो है ये हम आपको आज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनसे जो है बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और काफ़ी बेहतरीन बनता है। कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं इसकी जब हम लोग चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे इसके बारे में। आज नहीं बता सकते क्योंकि ये मतलब इसको समझना बहुत, समझ लीजिए कि हिंदी के दृष्टि से विकास खंड में देखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा ही ज़रूरत है। जितना आपको पानी की हमको आवश्यकता होती है पीने के जीने के लिए, वैसे हिंदी पढ़ने के लिए हमको इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने ये सब समझ लिया। आप नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेके पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए साथियों, आप एक कॉपी हिंदी की बना लीजिए, हम आपको एक एक की पॉइंट नोट कराते रहेंगे, आप नोट करते रहिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कक्षा 12 में इसमें हिंदी के विकास मतलब कि गद्य विकास से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आपको बता दें कि आपको इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। अधिकतर कभी कभी क्या होता है ना कि अति लघु उत्तरी भी दे देता है कि एक शब्द में 2 शब्द में बताइए,
जैसे आपसे पूछ लिया भारतीय हिंदू युग कब से कब तक चला, भारतीय हिंदू युग। और अभी हमने जो ये आपको कालक्रम लिखवाया था ना, इस कालक्रम में हो सकता है कि भारतीय हिंदू युग का क्या था, भारतीय हिंदू युग जो था वो 1900 से 1920 तक चली थी। सॉरी, द्विवेदी युग जो हमारा था वो 1900 से 1920 तक चली थी। द्विवेदी युग में क्या था, अब आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि आप द्विवेदी युग के काल की युग की बताइए कि कब से कब तक चला। ये भी पूछ सकता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, तो द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। आप ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो अगला है हमारा जो है आज पहला आप लोग का क्या है, पूर्व भारत हिंदू युग। साथियों पूर्व भारत हिंदू युग से जो है प्रश्न जो बनता है वो हमारा बनेगा भारतेंदु तेंदु सॉरी सॉरी सत्य लग रहा है, मिस्टेक हो रहा है। भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग, ये कब से कब तक चला था, संवत था इसका ना, संवत क्या था, 1000 ईस्वी से 1000 से 1900। अब आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, पहली चीज तो बता दें पूर्व भारत युग से जो है लेखक के बारे में बहुत कम पूछता है। इसके बारे में प्रश्न मतलब कि तो 12 के जो बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको किताब दे बता देगा कि आपको ये किताब मतलब किताब का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि ये किताब किसने लिखी थी, आपको कह देगा कि इस लेखक के किताब के इस लेखक के किसी एक किताब का नाम लिखिए। नाम लिखने के लिए क्या कर देगा कि 4 ऑप्शनल में मतलब ऑप्शन दे देगा, उनमें से सही के पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो मैंने जो है इसमें से जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लगा मुझको, मैंने वो किताबें मतलब लिखी। पहला है राउल बेली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राउल बेली एक, यहाँ पे लिख लीजिए प्रमुख पुस्तकें, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग पहले। प्रमुख पुस्तकें, और यहाँ पे लिख लेते हैं रचनाकार। देखिए साथियों, पहला हमने जो बताया आपको राउल बेली। अगला जो है इसी में एक और आता है, वो भी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये सब समझ लीजिए कि भारतीय युग के बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, इससे अक्सर प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न पूछता है। मैं यूं ही नहीं आपको बता रहा, मैंने 3-4 साल की किताबें मतलब कि पेपर्स देखे तब आपको बता रहा है। आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला है इसमें हमारा आपने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है, मतलब 9, 10, 11 में जो मैं लिखवा रहा हूँ 9, 10, 11 में एक आता है प्रेम सागर है किताब कॉपी का मतलब किताब का नाम। अगला है सुख सागर, आपने एक और सुना होगा सुख सागर। एक और आपका इसी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी। इन सारी किताबों में हिंदी का जो है हिंदी गद्य का विकास हुआ है, मतलब हिंदी गद्य के इसी समय दर्शन हुए। साथ ही आपको मैं एक और की पॉइंट में आपको मैं नोट करा दूं, तो अगला हमारा एक किसमें बचता है, वर्ण रत्नाकर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण
रत्नाकर। ये सब हमारे जो है मैंने ये मतलब कि ये ऐसे किताबें लिखी गई है, ऐसी किताबें हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न बनता है। आपसे पूछेगा कि राउल वैली के लेखक कौन है, आपसे पूछेगा उत्ती व्यक्ति प्रकरण में प्रथम मतलब कि इसी में जो है हमारे हिंदी गद्य प्रथम हिंदी गद्य के दर्शन विकास का दर्शन हुआ है। ऐसा किसने बोला था, मतलब ऐसा किसका मानना था। प्रेम सागर के लेखक कौन है, लल्लू लाल के किताब की रचना बताइए, मतलब पुस्तक की रचना बताइए, पुस्तक कौन सा है। तो आपको बता दें राउल वैली जो रोडा ने लिखी है, रोडा एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखी। अगला उत्ती व्यक्ति प्रकरण देखे तो दामोदर दास ने लिखी है, दामोदर दास। और फिर हमारा प्रेम सागर। आपको राउल वैली के बारे में बता दें, राउल वैली में जो है ये इसपे जो शिलालेख मतलब कि शिलाओं पे जो है लेख पाए गए। शिलालेख का मतलब कि जैसे ये पत्थर है, इसमें जो है लिखा जाता है पत्थर पे, जो उस पर पेन से और उससे स्केच कलर से ऑटोग्राफ की तरह नहीं लिखा जाता, छेनी और हथौड़ी से काट काट के। इसके हमने भी आपको शुरू में जिसको लिखा तो मैं बता रहा था कि इसका इतिहास बहुत स्टैंडिंग है। इसे जब लिखा गया था तब जो है शिलालेख का आपने शिल्प कला के बारे में पढ़ा है, इतिहास में भी शिल्प कला के बारे में वर्णन है। कक्षा 6 की किताब में भी शिलालेख का कुछ वर्णन किया गया है, 6, 7, 8 के इतिहास में, उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। तो राउल वैली में जो है शिलालेख पे हर चीजें लिखी जाती थी। अगला देखिए, अब है प्रेम सागर। प्रेम सागर के जो लेखक हैं, प्रेम सागर के लेखक के बारे में, इसके बारे में जो है किसी मतलब कि 9 की 10 या 11 आयु 12 की किताब में इनके मतलब कि लेखक के बारे में बताया गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रेम सागर के जो लेखक है इनका नाम है लल्लू लाल, लल्लू लल्लू लालू लालू गलत हो। हमने आपको बताया था ना कि हिंदी में हमारी जो मात्राओं से हमारी गलती होती है, यही सब गलती, यही हालत है। लल्लू लाल, सब लल्ला ही है। लल्लू लाल इनके लेखक का नाम है। सुख सागर के जो लेखक थे उनका नाम जो है सदा सुख लाल, सदा सुख। बस आपको एक चीज बता दें, 19वीं सदी में जब जो था ना, नाम के जो ऐसे ऐसे रखे जाते थे जो अद्भुत दिखा करते थे। सदा सुख लाल, इन सब के बारे में आपको मैं मतलब जिनकी अगर इनमें से किसी की परिचय की आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, अगर अध्याय में होगा तो मैं उसकी चर्चा भी आपको कैसे करूँ। रानी केतकी की कहानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है हर दूसरे साल कोई ना कोई प्रश्न बनता है। इनके जो लेखक का नाम है इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। अगला जो हमारा वर्ण रत्नाकर, इसके जो लेखक है उनका नाम है ज्योतिश्वरी एक सेकंड रुक जाइए, मैं इनके नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इनके नाम में मुझे कुछ कंफ्यूजन आ रही है। क्योंकि इनके नाम में मैं कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है कि ज्योतिश्वरी था कि ज्योति। 1 सेकंड मैं आप मैं याद करके आपको याद दिलाता हूँ, बताता हूँ। हाँ,
इनका जो नाम था ना, इनके नाम में जो है इस तरह से था, ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। साथियों ये 6 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं 6 किताबों से अक्सर एग्जाम में बहुत खतरनाक प्रश्न पूछते। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको पूर्व भारतीय युग में और कुछ समझने की कोई जरूरत कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत आसान है यार, बच्चों का खेल है। अब अगर आप ना कर पाओ तो बच्चे भी आपके आगे अच्छे ही होंगे। बच्चों के खेल में अगर आदमी फेल हो जाए तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो लंबी लग रही है आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा नेट चलाइए, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। वो देखिए जो आपने जो आज सुबह स्टेटस लगाया था उसे जो लंच उसने देख लिया, जिसके लिए आपने लगाया था, व्हाट्सएप पे लगाया था ना यार। आप एक काम करा करो, इंस्टाग्राम पे जब स्टोरी लगाते हैं तो टैग कर दिया करो यार, मुझे भी टैग कर सकते हो, मैं आपको लिंक अपना दे दूँगा, मतलब कि अपने इंस्टाग्राम की। मैं भी तो देखो मेरे भाई लोग कितना एक्सपर्ट हैं, हमको देखिए भाई नेट चलाना नहीं आता है, मुझे मोबाइल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, हमें मोबाइल के बारे में कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं है, बहुत छोटी मोटी है, हाँ हेलो हाय हो जाती है कभी कभार। यही बस आप लोगों को पढ़ाने समझाने के लिए थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें खोजने के लिए मैं मोबाइल चलाने लगा हूँ, तो मैं पहले नहीं चलाता था। तो हमारा पूर्व भारतेंदु युग पे चर्चा हो चुका है। अगली बात करें हम मतलब भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग कब से चला था? ये सन 1850 से, हम इसे 1850 नहीं लिखेंगे, बताते हैं हमने क्यों नहीं लिखेंगे। 1868 से 1900 तक। देखिए साथियों ये जब पैदा हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जब पैदा हुए थे, ये उनके तभी से इनकी मतलब कि इस काल का नाम दे दिया गया, लेकिन इनकी पहली रचना मतलब इनका पहला गद्य का जो प्रकाशन था वो 1868 में हुआ था। 1868 में इनकी पहली किताब आई थी जिसमें इन्होंने रचाई। तो अब के किताब से मतलब अब के युगों से जो है प्रश्न किस तरह से बनेंगे, आपको लेखक के बारे में पूछ लेगा कि भारतेंदु युग के किन 3 लेखकों का नाम बताइए। कौन है वो 3 लेखक, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही ले लेंगे, जिनके नाम पर युग बनता है, उन्हीं को लेते हैं। भारतेंदु, ये दा है ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल वाला है, समझ लीजिएगा। भारतेंदु हरीश चंद्र, एक लेखक ये हो गए। अगला है हमारा एक, हम लेखक बोल रहे हैं क्योंकि हम गद्य की बात कर रहे हैं, काव्य की बात करेंगे तो हम कभी कभी बोलेंगे, हो सकता है भारतेंदु को हमें कभी बनाना पड़े तो उनकी कविताएं लिखनी पड़ती है। अगला है हमारा, इसी में आते एक और प्रताप नारायण मिश्र, नारायण प्रताप नारायण मिश्र। इसी में हमारे एक और लेखक आते हैं प्रेमघन। इसी में हमारे एक और लेखक आते हैं गोपाल कृष्ण, एक सेकेंड, राधा कृष्ण ठाकुर की, राधा कृष्ण मिश्रा। इसी में हमारे एक लेखक और आते हैं देवकी नंदन, देवकी नंदन। इसी में हमारे एक और लेखक को हम अगर नोट करना चाहें तो
राधा कृष्ण स्वामी, राधा कृष्ण अय्यर। इसमें हमारे जो एक और लेखक आते हैं वो बहुत ही मतलब कि है, हम आपको 5 लेखकों के बारे में परिचय कराएंगे। मेरे 5 लेखक के कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि मतलब कम से कम अगर तीन के बारे में पूछ रहा है तो आपको अगर हम 5 के बारे में बता दें तो यदि आप 5 के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा चलेगा। अभी हम बात कर रहे थे मतलब हम राधा राधा कर रहे कब से, या राधा कोई लड़की के नाम, राधा तो मेरे लड़की से मतलब है, राधा कृष्ण दास, ये दास, अरे राधा कृष्ण ठाकुर हैं कि दास हैं, आखिर हैं क्या, इस तरह से हमने पेपर में तो हो सकता है पूछ ले कि आप भारतीय युग के तीन लेखकों के नाम बताइए, लेकिन मैंने तो 1 2 3 4 5 प्रेमघन के बारे में भी आपने सुना होगा। प्रताप नारायण मिश्र तो भाई बहुत बड़े नेता भी, मतलब कि इनकी तो ना जाने कितनी रचनाएं आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी। मैं इन लोगों की अब मैं क्या करता हूँ ना कि नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़ता हूँ, कहानी वगैरह मुझे पढ़ने में बात ही अलग रहती है, क्योंकि इस सब में इनसे परिचय होता है हमारा। इस तरह से जो है ये हमारे 5 लेखक हो गए, मतलब कि 5 जो है हमारी ये भारतीय युग के लेखक के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अगर हम इसी में मतलब हम एक और आपको बता दें, एक और लेखक है, हमें याद आ रहा है नाम, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। वीडियो लंबी होती जा रही है साथियों, आप वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पूरा देखना, आपको पूरा हिंदी गद्य फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं और आपको समझाएंगे भी कि आपको फिर कहीं और पढ़ने की किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े। तो आपने 6 लेखक ले लिए। देखिए इनके युग में राजा भी हुआ करते थे, भारतीय हरिश्चंद्र के युग में राजा रहा करते थे, तो उसमें से कुछ 1 2 ऐसे राजा थे जिनका हिंदी गद्य के विकास में बहुत बड़ा समर्थन था। अगर हम नाम लिखने की कोशिश करें तो एक का नाम हम बता सकते हैं आपको, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। एक सेकेंड, आपको एक चीज बता दें कि इन लोगों के नाम के आगे ऑलरेडी राजा पहले से ही लगता है। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। एक राजा की बात अगर हम और करें तो एक राजा और हैं जिनका नाम है राजा शिव। राजा शिव सितारे हिंद, राजा शिव सितारे हिंद। ये मतलब कि 1 2 और भी राजा के बारे में, लेकिन हमें इन दोनों का, मैंने इनके इतिहास देखा था तो इनका जो है हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब ये बहुत बहुत अधिक सब वो करते थे अपनी जो आप इनके यहाँ के जो दरबार में हर राजा के दरबार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता था जो कि वहाँ के मतलब उनको कविताएं कहता था, हर चीज़ मतलब बताता था, पढ़ाता था, सुनाता, समझाता। इन दोनों का भी उसी में मतलब कि बहुत मतलब कि लोग भी बहुत सुनते थे, बहुत सारी कहानियाँ लिखवाया करते थे, बहुत सी इन्होंने इन दोनों ने एक उपन्यास भी लिखवाए। कौन से उपन्यास है हम इनकी चर्चा जब इनके युग पर आएंगे तब करेंगे। अगला है हमारा भारतेंदु युग के बाद है द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग, इनका जो कालक्रम मतलब सन जो था, इनका सन जो है 1900 से, आपको हमने बता दिया था कि 1968, हाँ उसके बाद मैंने चर्चा कर ली है, मैं अधिक ना बता के समय नहीं बर्बाद करूँगा। आप देख लीजिए वो फिर से वीडियो बैक पॉज करके पीछे कि हमने यहाँ पे 1850 बताया था तो 1868 क्यों लिखा, 1900 से 1920 तक। पहला नाम अगर हम ले लेते हैं तो इसमें हम पहले नाम की अगर चर्चा करें तो जिनके नाम पे, जिनके युग पे मतलब कि जिनके नाम पर ये युग पड़ा उन्हीं को ले लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये लोग बहुत बड़े बड़े मतलब कि लेखक हैं, इतने बड़े
इन लोगों की रचनाएं मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा प्रभावित होता हूँ। अगला है, यदि हम देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का इतिहास से भी बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। अगर अगले की बात करें तो एक और लेखक की बात करें हम तो देवकी नंदन मिश्र। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अपने ऑनलाइन क्लास में वीडियोस वगैरह में आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप समझ ही ना पाए। एक की बात करें और हमारे पास एक लेखक क्या और है हमारे पास, सरदार पूर्ण सिंह। इनके बारे में कक्षा 12 की किताबों में शायद बताया गया है, मतलब इनकी लेखक रचनाएं कक्षा की 12 की 11 में आती है। हालांकि मुझे किताब पढ़े काफ़ी दिन हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा मिस भी हो रहा हूँ कि हमें किस तरह से क्या समझ। अगर हम देखिए साथियों, ये जैसे पूछ सकता है, मैंने आपको बताया। अब जैसे लिख देगा कि देवकी नंदन, अब आपसे प्रश्न में क्या पूछेगा कि देवकी नंदन जो है, देवकी नंदन मिश्र ये किस युग के लेखक हैं, इनका किस युग से कनेक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, ये इनका द्विवेदी युग से कनेक्शन है। अगर हम एक की बात और करें तो इसमें हम लिख सकते किशोरी लाल। आपको अधिक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली हम गद्य की पढ़ा रहे, आपको कुछ अलग से हम समझाने की कोशिश नहीं करें, बस आप ये समझिए कि हिंदी गद्य से यही सब चीजों के बारे में पूछता है। किशोरी लाल एक लेखक की बात, यदि हम इसमें और करने की कोशिश करें तो पहले 4 के बाद किशोरी लाल जो है, इनके में मतलब कि हिंदी गद्य के भी प्रथम दर्शन माने जाते हैं। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य के विकास को प्रारंभ कर दिया था, लेकिन जो है इनके मेन तरह से एक की बात करें और हमारे पास आता है गोपाल कृष्ण दास है, गोपाल दास, तो हम लोग गोपाल कृष्ण दास ही लिखा करते हैं, गोपाल कृष्ण दास। इस तरह से हमने इनके युग के 5 लेखकों की चर्चा कर ली। इनके युग में 5 लेखक मतलब इन सब के बारे में पूछ सकता है, पूछ लेगा आपसे कि सरदार पूर्ण सिंह के किस युग के थे। अब आपसे पूछ लेगा कि द्विवेदी युग में किन्हीं 3 लेखकों, 3 से अधिक नहीं पूछता, मतलब हर एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में मैंने देखा है बोर्ड्स के, राजस्थान बोर्ड्स में जो है 3 लेखक पूछते हैं। राजस्थान में एक राजस्थानी भाषा भी चलती है। आपको एक और चीज राजस्थान से मुझे याद आ गया, बता दें, हिंदी गद्य का जो विकास माना जाता है, हिंदी गद्य के विकास के पहले जो था, खाली एक मतलब 1 से 2 मतलब एक गद्य हुआ करती, एक राजस्थानी गद्य हुआ करती, ब्रज गद्य हुआ करती, ब्रज भाषा गद्य। ब्रज भाषा गद्य का तात्पर्य मतलब बहुत लंबा है, उसके बारे में मैं अभी नहीं बता। हाँ, आप नाम नोट कर लो, ब्रज भाषा गद्य, इसके बारे में आपको कभी आगे जरूर बताऊंगा। तो इस तरह से जो है साथियों, मतलब कि और ये जो राजस्थानी गद्य है, मतलब कि जब गद्य नहीं हुआ करती थी, जब सारी बातें लोग काव्य में कविताओं में बोला करते थे, दोहा में बोला, सोरठा में रहता था, छंदों में रहा करता था, तब जो है राजस्थानी गद्य बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। इससे जो है राजस्थान के पीसेस वगैरह के एग्जाम में प्रश्न पूछा करते हैं, आप कभी उस पर नोट कर लीजिएगा। अगला है हमारा शुक्ल युग। द्विवेदी युग के बाद आता है शुक्ल युग। हमने पूर्व भारतेंदु युग की चर्चा कर ली, द्विवेदी युग की चर्चा कर ली, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब अगला है शुक्ल युग। आज की क्लास में मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोगों की डिस्टर्ब का करने का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा ध्यान से जो चीज़ मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ा तो वही चीज़ रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा था आपकी कुछ और भी चीज़ें हिंदी की जो बताएंगे। हाँ, अगले क्लास में आपको हिंदी के मतलब मैं सारी चीज़ें बताऊँ, गद्य पूरा खत्म कर देंगे आप। ये ध्यान रखिए कि ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा शुक्ल युग, शुक्ला जी का युग। तो
किसी किसी किताबों में आपको साथियों शुक्ल युग में, मतलब कि किताबों में जो है ना, जो मैं सन लिखवा रहा हूँ ना, अब जैसे इनका कब से कब तक था, सन 1920 से 1938 तक, लेकिन किसी किसी किताबों में 1922 दे देगा, 38 की जगह 36 दे देगा, 18 दे देगा। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, चिंता ना करना। ये जो है इतिहासकारों का जो मानना है, मैं उनके हिसाब से ये सब चीज़ें नोट करा रहा हूँ। इसमें जो है पहले लेखक की अगर हम बात करें तो इसमें एक लेखक जिनके नाम पे पढ़ा उन्हीं का ले लेते हैं। जैसे ये किसके नाम पे पढ़ा है, ये जो है हमारा किसके नाम पे पढ़ा है, तो शुक्ल जी का युग जो है ये आचार्य राम, इनकी बहुत सी कविताएं आती है, बहुत सी, मतलब कि गद्य में भी काव्य में भी लिखे हैं। काव्य में अगर इनसे कभी हमारी मुलाकात होगी तो हम आपको पढ़ बताएंगे। हालांकि कल मेरी इनसे फोन पे बात हुई थी, तो कहीं कम काव्य में आपको ज़्यादा नहीं, बड़ी बड़ी गद्य में लिखता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। अगले की बात करें तो आपने जयशंकर प्रसाद के बारे में सुना होगा, बड़े खतरनाक, मतलब कि गद्य लेखक है जयशंकर प्रसाद। आपको बता दें साथियों, हिंदी के आधे से ज्यादा जितने भी कवि हो है ना, ये लोगों की जो अध्ययन हुई है, इन्होंने पठन पाठन जो अपना किया है, ये आपने बना काशी है अपने उत्तर प्रदेश के में, काशी मतलब वाराणसी जो सिटी शहर है, जिला है, इसमें वहाँ पे क्या है ना, इन्होंने मतलब कि वहाँ पे एक विद्यालय है, क्वीन सेंटर कॉलेज। मैं उस विद्यालय में गया हूँ, मैंने वहाँ की फ़ोटो खींची और उसे फेसबुक पर डाला था एक दिन कि ये हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य कवियों का विद्यालय है, ये काव्य का गद्य खंड का यह विद्यालय रहा है। वहाँ मतलब कि लोगों ने अपनी पढ़ाई वहीं से की है। अगला देखिए तो हम चतुरसेन शास्त्री हैं, हम लोग चतुरसेन ही माना जाता है। हम लोग शाम शास्त्री भी लिख दे रहे हैं, शास्त्री कई जगह मिलता है, कई जगह नहीं मिलता है, आपको बता दें पहले। चतर लिख दिए, चतुर। मैं हमने बोला था कि हमारी हिंदी में जो मात्रा इसीलिए मिस होती है, चतुर को हमने चतर लिख दिया, और हम तो कई, हालांकि हमने ध्यान भी दे दिया। अगला है हमारा इसी में एक और आते हैं भगवती चरण, भगवती चरण दास। पांचवा एक और इनके बारे में अगर हम इनके में बात करें तो आपको हम एक और लेखक से इनका परिचय हम आपको परिचय करा देते हैं। आपकी जो लेखक का नाम लिखेंगे उनके बारे में तो एक बहुत अद्भुत पॉइंट बताएंगे। आपकी है डॉक्टर संपूर्णानंद। साथियों ये जो है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, रह चुके। तो सोचिए कहाँ लेखक, इनकी कहाँ रचनाएं, कहाँ कविताएं, कहाँ, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनकी जो है ना, ये जो है उत्तर प्रदेश को एक बार पीसीएस के एक एग्जाम में, हालांकि उत्तर प्रदेश के पीसीएस में नहीं पूछा था, महाराष्ट्र के पीसीएस एग्जाम में मैंने देखा था, एक प्रश्न आया था कि भारत के हृदय प्रदेश कौन सा है, भारत का हृदय प्रदेश कौन सा है। कितने लोगों ने जो है उसमें से मध्य प्रदेश को वो किया था, लेकिन भारत का हृदय प्रदेश आपको बता दें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को इस समय उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना काल के चलते। आप देखिए तो हमने 4 युगों के बारे में चर्चा कर ली है। अगला शुक्लोत्तर युग बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। हालांकि मैं चाहूँ तो भी समझा दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि तुम कितने घंटे में चर्चा कर सकते हो, तुम जितना बोल दो, 12, 20, 25, 1 घंटा 2 घंटा बोल रहे। मैं समझाने लगता था तो मुझे खुद ही नहीं पता कि टाइम क्या होता है। शुक्ल युग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हिंदी के अगले क्लास में आपको बहुत जरूर बताऊंगा इसके बारे में।
तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा समझाई आपको सारी चीज़ें समझ में आई। आप इन सब चीज़ों को अपने कॉपी में नोट करिए। आप यहाँ आज से जो नोट्स बनाने की तैयारी, मतलब हिंदी के कॉपी की तैयारी 2022 में पेपर को फाड़ देना, मतलब पेपर के सामने ऐसे बैठना। फाड़ देने का मतलब नहीं कि लाओ पेपर आ गया भाई फाड़ दो, मैंने बोला था अमन, ऐसा नहीं। फाड़ने का मतलब ये कि पेपर की धज्जियाँ उड़ा दो। धज्जियाँ उड़ाने का मतलब ये कि ऐसे हल करो, ऐसा हो जाए कि मतलब आप वहाँ के टीचर्स कहो कि सर ये तो बहुत कम प्रश्न है, 2-4 प्रश्न और अपने तरफ से भी दे दीजिए आपको हल करने के लिए, हम उसे भी हल करेंगे। तो साथियों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा समझाई सारी चीज़ें समझ में आई। आप को अगर आए आप इसको नोट करिए हर चीज़ें। हम जय हिंद जय भारत।